नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए अपन जो है साइकोलॉजी के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे और अपन ने 2 क्लासें देख ली, जिसमें जो संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 का एग्जाम हुआ था उनकी दोनों की जो है अपन ने जो है 40 क्वेश्चन देख लिए। आज हम जो सामान्य शिक्षा के जिसके 4 ग्रुप यानी कि 4 जीके के पेपर हुए थे उसमें ग्रुप ए का पेपर शुरू करेंगे, जो रद्द होने के बाद में जुलाई में हुआ था। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है। ठीक है, बात यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की हो रही है। तो देखो पहला क्वेश्चन, ये विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। तो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान है वो विद्यार्थी के जो व्यवहार है उसमें उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। फिर ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो होगा वो जो, एक बात ध्यान रखना, मनोविज्ञान में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना साइकोलॉजी में, अगर वो पॉजिटिव वाले हैं तो हमेशा सही है। तो ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब सही है। फिर ये शिक्षकों को जो है विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज कर सकते हो आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो बिल्कुल करता है। शिक्षकों को स्वयं को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है, क्योंकि बालकों का स्तर जानने के बाद अपनी जो शिक्षण विधियां हैं क्या वो प्रभावी है या नहीं, किस स्तर पर लागू हो रही है या नहीं, तो खुद को भी समझने में सहायता करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही है और सी क्या है आपका? गलत। तो उत्तर देखते हैं आपका कौन सा हो जाएगा? ए, बी, डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन देखो। 59वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। और एक बात जो है 70% स्टूडेंट अभी भी जो ऐसे ना हर वीडियो देखते हैं जो नॉन सब्सक्राइबर है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके काम आने वाला चैनल है और आपके मोबाइल पर किसी भी प्रकार का भार नहीं आएगा अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, तो आज अब क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है। सबसे पहले, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति जरूर दर्शन शास्त्र से हुई है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का यह उद्देश्य नहीं है कि आप जो है दर्शन शास्त्र का अध्ययन करें। तो यह बात तो बिल्कुल गलत है। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान का जनक कह सकते हैं आप, जो दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, लेकिन जो है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान तो हो गया जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, अगला देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। बिल्कुल सही बात है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। बिल्कुल, बच्चों का स्तर, उनका विकास, उनका जो है आपका मानसिक जो है मतलब विकास, इन सब को जानने के बाद जो है शिक्षक को एक सरल मार्ग प्रशस्त करता है कि वो अपनी अधिगम विधियां हैं वो किस हिसाब से जो है उनके जैसे जो उनके स्तर के अनुसार बना सकते हैं। तो इसमें जो है दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और पहला गलत और विशेषता नहीं पूछी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से निकला तो ये सही है। नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है वो किसी भी हाल में दर्शन शास्त्र नहीं है और ना ही इसका अध्ययन वहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, और आपको जो कोई मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज जो मेरे पास होगी मैं आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ 60वां क्वेश्चन बीच में एक जीके से आ गया था और ये डिलीट भी हो गया था, गलत था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आया था मनोविज्ञान का, वो 61वां आया था। अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो देखोगे ये पेपर बहुत हार्ड होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रद्द होकर वापस हुआ है और जब भी कोई पेपर कोर्ट के ऑर्डर से या रद्द होकर वापस होता है ना, फिर बोर्ड जो है बहुत ऊपर के लेवल के क्वेश्चन पूछता है। आप धीरे धीरे देखना, आप क्वेश्चंस का लेवल इतना खतरनाक होने वाला है इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझने लगता है। प्रतिवर्त्यता क्या होती है? प्रतिवर्त्यता होती है उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता और उत्क्रमणीयता क्या होती है? इंग्लिश में बात करें तो किसी चीज की जो है रिवर्स करके जो है रिवर्सिबिलिटी कह सकते हो आप। ठीक है, रिवर्स करना किसी चीज को। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु या क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता या हम कह सकते हैं उत्क्रमणीयता जो है को समझने लगता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें जो है विद्यार्थी उत्क्रमणीयता या फिर प्रतिवर्त्यता जो है उसको समझने लग जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि इनमें कंफ्यूज बहुत होते हो आप। एक वस्तु स्थायित्व की बात आए ना तो वो हमेशा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही करना है आपको। वस्तु स्थायित्व का गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शुरू हो जाता है, यह भी ध्यान आपको रखना है। और अमूर्त चिंतन आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है। कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन। ठीक है,
ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। अब देखो 62वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कैसे है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन? देखो सबसे पहली बात तो इसने बोला है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। कल के वीडियो में इसको वैसे तो अपन डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि जो कोहलबर्ग है ना, उसने 3 स्तर और कितने 3 तो स्तर बताए थे, और 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई, 6 अवस्थाएं बताई। अब यहाँ बात देखो, अपन क्या करेंगे कि दंड एवं आज्ञाकारिता तो शामिल होती है, लेकिन बात देखो यहाँ पर परंपरागत नैतिकता की हो रही है। और जीन पियाजे का जो कोहलबर्ग का जो पहला स्तर था वो था पूर्व परंपरागत। कौन सा? पूर्व परंपरागत। दूसरा स्तर कौन सा था इनका? दूसरा स्तर था आपका परंपरागत, और इसी स्तर से क्वेश्चन पूछा है, ना कि पूर्व परंपरागत से। और तीसरा यहां लिख देता हूं, तीसरा था उत्तर परंपरागत। कौन सा था? उत्तर परंपरागत। अब देखो आप थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूं, इसमें 2 अवस्थाएं थी। पहली तो दंड एवं आज्ञाकारिता, दंड व आज्ञाकारिता, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, दंड व आज्ञाकारिता। दूसरी इसमें थी यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता, यांत्रिक सापेक्ष लिख देता हूं बस, ठीक है। ये दोनों थी। परंपरागत में कौन सी 2 थी? परंपरागत में एक तो थी उत्तम लड़का लड़की, उत्तम लड़का लड़की, ठीक है, उत्तम लड़का लड़की थी एक तो। दूसरी क्या थी परंपरागत में? दूसरी थी आपके सामाजिक कर्म संपोषित, सामाजिक कर्म संपोषित, एक ये थी, ठीक है। उत्तर परंपरागत में कौन सी थी? उत्तर परंपरागत में कौन सी थी? उत्तर परंपरागत में एक तो थी आपके सामाजिक अनुबंध कर्म, और एक क्या थी आपके सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये थी, ठीक है। अब बात अपन करते हैं कि यहां पर जो है आपके पूछा है कि परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत कौन सी आती है, तो दंड एवं आज्ञाकारिता तो नहीं आती क्योंकि ये तो पूर्व परंपरागत में आती है, ठीक है। सामाजिक अनुबंधन सामाजिक अनुबंधन ये रहा, ये तो उत्तर परंपरागत में आती है सामाजिक अनुबंधन, तो ये भी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब थोड़ा सा देखो सार्वत्रिक नीतिपरक, ये देखो सार्वभौमिक जो सिद्धांत है, उस नैतिक सिद्धांत है, उसी को जो सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत का, तो ये भी नहीं आती क्योंकि ये भी क्या आती है? उत्तर परंपरागत। अब आते हैं आपके ऑप्शन नंबर 3, अच्छे अंत्य व्यक्तिक संबंध, और ये जो है ना आपका उत्तम लड़का लड़की अवस्था का ही दूसरा नाम है। क्या है? उत्तम लड़का लड़की का ही दूसरा नाम है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझना होगा, क्योंकि हिंदी में जो है आपकी किताब में अलग नाम मिल जाएंगे और जो है पेपर में अलग मिल जाएंगे, इंग्लिश नाम में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। सी जो है वो परंपरागत के अंतर्गत आती है। दंड व आज्ञाकारिता पूर्व परंपरागत के, सामाजिक अनुबंधन है वो किस में आता है? उत्तर परंपरागत में, और सार्वत्रिक नीतिपरक है वो भी उत्तर में आता है। सार्वत्रिक नीतिपरक को हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। और जो बचा हुआ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अंत्य व्यक्तिक संबंध जो होते हैं ना, वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके जो है परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये देखो गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल सी। मैंने क्या बोला था कि ये पेपर बहुत हार्ड है और धीरे धीरे और हार्ड बनता जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और वैसे अगर आप करते तो आपको समझ में नहीं आता ये, लेकिन आपको जो है सारा अगर पूरा का पूरा नैतिक विकास याद है तो आपको पता चलेगा कि एलिमिनेट करना सीखोगे कि सार्वभौमिक या सार्वत्रिक, देखो किताब में आप पढ़ते हो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, और यहाँ लिखा हुआ है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत, तो ये भी आपको कॉमन सेंस से पता लगाना होगा कि वही चीज है ये, ठीक है। तो ये तो आपका उत्तर में उत्तर परंपरागत, और ये आपका पूर्व परंपरागत, और ये आपका उत्तर परंपरागत, तो बचा क्या? ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी बचा। तो ऐसे एलिमिनेट करके सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये चीज तो आप कहीं पढ़ते भी नहीं हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। मेन साइकोलॉजी में प्रॉब्लम क्या होती है कि हिंदी का जो शब्द होता है ना, वो अपन कुछ ही पढ़ते हैं और यहाँ कुछ ही आता है, वहां अपन सार्वभौमिक पढ़ते हैं और यहाँ सार्वत्रिक कर देते हैं, तो उसमें जो अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा अपने को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? सबसे पहले विकास पूर्वानुमानित होता है। विकास पूर्वानुमानित मतलब कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये बात एकदम सही है। अपन क्या पढ़ते हैं, एक मिनट थोड़ा सही लिख देता हूं, विकास की क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बात अपन पढ़ते हैं। और ध्यान रखना अगर किसी को नहीं पता तो विकास की भविष्यवाणी संभव है। तो विकास क्या होता है? पूर्व अनुमानित होता है, पहले से अनुमानित होता है, यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर आपका विकास अंश से संपूर्ण की ओर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
विकास अंश से संपूर्ण की ओर नहीं होता, संपूर्ण से अंश की ओर होता है, संपूर्ण से अंश की ओर होता है। कई बार अपन क्या सोचते हैं कि अंश मतलब अंश का मतलब हो गया छोटा सा लेकर संपूर्ण यानी बड़ा तक, मतलब विकास पहले छोटा होता है फिर बहुत बड़ा हो जाता है। इसका लाइन का अर्थ ये नहीं है, इस लाइन का अर्थ है विकास अंश से संपूर्ण की ओर, मतलब गलत है ये। विकास कहां से कहां होता है? संपूर्ण से अंश की तरफ, स्थूल से अंश की तरफ। कैसे? संपूर्ण का मतलब क्या हो गया? जैसे एक बच्चा है, वो अपन क्या है, पहले जो एक पूरी हथेली से किसी चीज को पकड़ता है तो वो उस संपूर्ण हाथ का यूज ले रहा है, फिर धीरे धीरे वो 2 उंगलियों से उनको पकड़ने लग जाता है उस पेन को। वापस सुनो, एक बच्चा है वो एक पेन को जो है पूरे हाथ से पकड़ लेता है, वो पूरे हथेली से पकड़ता है, छोटा होता है तब, 2-3 साल का होता है तब, तो उसका मतलब वो पूरे संपूर्ण भाग का जो है, पूरे संपूर्ण जो है हथेली का जो है उपयोग ले रहा है। धीरे धीरे वो है ना उंगलियों से पकड़ने लग जाता है, जैसे बड़ा होता है वैसे 2 उंगलियों से जो है पेन पकड़ने लग जाता है और लिखने लग जाता है। तो उसका क्या हुआ? वो संपूर्ण से अंश यानी कि उंगलियों पर चला गया, अंश की तरफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि विकास अंश से संपूर्ण की तरफ नहीं होता। इसको अगर दूसरी भाषा में लिखें तो ये होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है विकास। ठीक है, और इसको अलग टाइप से लिखें तो संपूर्ण से अंश की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा जो है स्थूल यानी बड़े जो है विकास में शुरुआत में क्या होता है, हम बहुत जो है बड़े लेवल पर जो है चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे पूरी हथेली का उपयोग करता है बच्चा और धीरे धीरे जो है उंगलियों का उपयोग करने लग जाता है पेन पकड़ने के लिए। तो क्या होता है? संपूर्ण से अंश या स्थूल से सूक्ष्म। दूसरा जो है अगर इसको अच्छे से लिखें तो स्थूल से सूक्ष्म होता है, ना कि अंश से संपूर्ण। तो ये तो गलत हो गया। फिर है विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि विकास की दिशा रेखिक ना होकर क्या होती है इस हिसाब से, यानी कि विकास क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। ध्यान रखना, विकास क्या होता है? 1 मिनट सही से लिख देता हूं। विकास होता है आपका वर्तुलाकार, वर्तुलाकार। तो विकास कैसा होता है आपका? वर्तुलाकार होता है। तो यह भी गलत है। फिर है विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। बिल्कुल, विकास के जो सभी आयाम है, भाषाई विकास है, मानसिक विकास है, नैतिक विकास है, सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, जो है एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं और एक दूसरे से समन्वित भी होते हैं। तो ये भी सही है। तो ए और डी इसमें सही होगा, बाकी गलत होगा। ए व डी सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो हार्ड होता जा रहा है ना धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन भी खतरनाक क्वेश्चन है कि बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? बात आ रही है बांडुरा का जो सामाजिक विकास सिद्धांत है उससे, और वहां आपको पता है कि जो मॉडल होता है उसके जो एक प्रतिमान भी कहते हैं हिंदी में, उसके ऊपर जो है पूरा ये जो आपका सिद्धांत है वो चलता है। तो लोग जो है बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छा परिणाम देने में प्रवीण है। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो देखो सबसे पहले आपको जो है इंग्लिश की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि हिंदी शब्द में जो है ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले तो इनका कर्म याद रखना है। सबसे पहले आता है अटेंशन, ठीक है, 1 नंबर पर ही आता है। अटेंशन के बाद में आता है रिटेंशन, 2 नंबर पर आता है। ये कर्म भी पूछा हुआ है कई बार। 3 पर आता है प्रोडक्शन और 4 पर आता है मोटिवेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये जो कर्म याद रखना आपको। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये आपको कर्म याद रखना है। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको जो है समझने लायक चीज है वो मैं थोड़ी सी समझा देता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी ये धारणा होती है ना, धारणात्मक, जिसको क्या कहते हैं आप? रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आप? रिटेंशन कहते हैं। रिटेंशन में क्या होता है? धारणा में क्या होता है आपका? धारणा में आप जो भी कोई चीज है ना, धारणा में जो भी कोई चीज है उसे लंबे समय तक याद रखोगे, धारण कर लोगे। क्या रखोगे? याद रखोगे। लंबे समय तक क्या रखोगे? याद रखोगे। ठीक है, उत्पाद में वो होता है कि आपको उस चीज से क्या लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, ये चीज जो है उसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या लाभ हो रहा है उसकी जो है जानकारी को बनाए रखोगे। क्या करोगे? जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखोगे, जानकारी बनाए रखोगे। और जो अवधानात्मक होता है जिसको हम कहते हैं अटेंशन, ठीक है, उसमें जो है क्या होगा? अटेंशन में जो है आप जो है कोई भी चीज है उसके जो है अच्छे परिणाम पर ध्यान दोगे। क्या दोगे? अच्छे परिणाम पर ध्यान दोगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा? अवधानात्मक। ठीक है, अवधानात्मक। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड से भी ऊपर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है
मतलब आज तक ऐसे लेवल के क्वेश्चन नहीं आए, और मैं आपको बता चुका कि जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है रद्द होने के बाद में जो है हार्ड बनाए गए, वरना जो है पेपर इतना हार्ड नहीं बनता, क्योंकि रद्द हो गया अगर कोई पेपर तो वापस बनाना पड़ता ना। तो हमेशा ही ये रहा है। 2014 में जो है कोर्ट ऑर्डर से पेपर हुआ था, वो भी इतना हार्ड बनाया हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा वो जो है अवधानात्मक। लेकिन इंग्लिश में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका क्रम ध्यान रखना है। वापस देख लेना, सबसे पहले अटेंशन, 2 नंबर पर रिटेंशन, 3 नंबर पर प्रोडक्शन, और 4 नंबर पर आपका मोटिवेशन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर वापस भी आया ना तो सेम रिपीट होने के चांस है। तो लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं और उपरोक्त 2 केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है वो बताना है। ठीक है, निर्मितवादी जो अधिगम है उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है वो बताना है। सबसे पहली बात तो अधिगम करता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो निर्मितवादी अधिगम है वो साफ साफ कहता है कि अधिगम कर्ता को अपने ज्ञान निर्माण के लिए सक्रिय रहना है। फिर ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो ये दोनों ही चीज जो है आपका निर्मितवाद आपको समझाता है कि ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, उसमें जो है सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो ये बात भी जो है आपका जो है निर्मितवादी अधिगम सिखाता है। इसके अलावा एक जो बात ये सिखाते हैं वो ये है कि कोई भी जो चीज है ना वो पूर्व जो उसका ज्ञान है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान का आधार मानना चाहिए। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान का आधार मानना चाहिए, ज्ञान का आधार मानना चाहिए। ये भी बात निर्मितवादी अधिगम बताता है, आधार मानना चाहिए। और इसमें जो है बहुत सारे जो आपके हैं वाइगोत्स्की है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है निर्मितवाद से ही, संरचनावाद भी कहते हैं इसको, ठीक है, उससे ही संबंधित है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान का आधार मानना, ये भी जो है आपका निर्मितवाद का एक विचार है। और इसके साथ साथ अधिगम करता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे मेन जो है, पहला पॉइंट तो सबको पता है, दूसरा ध्यान रखना, सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर भी देता है निर्मितवाद। ठीक है, और सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देता है, इसका मतलब वाइगोत्स्की है वो भी इसमें शामिल है। निर्मितवाद जो है अधिगम के जो है वो भी जो है एक मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि वो भी सामाजिक अंतःक्रिया पर जो है बल देते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए व बी दोनों। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए व बी दोनों। और ये पेपर जो है मैं बता चुका पिछले दोनों पेपरों से जो है बहुत हार्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी है लेकिन ज्यादातर हार्ड श्रेणी में है। देखो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर देते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है। सबसे पहले अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, तो बिल्कुल सही है, अधिगम जो है आपका वो उद्देश्यपूर्ण होता है। फिर अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है। निष्पादन का मतलब हो गया उपलब्धि, जो आप लास्ट में क्या प्राप्त करें उसके आधार पर पता चलता है कि आपने कितना अधिगम किया, कितना सीखा। ठीक है, ये भी सही बात है। फिर अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है, पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है। परिमार्जन का मतलब क्या हो गया, उसमें जो है सुधार। ठीक है, परिमार्जन का मतलब यह नहीं है कि वो गायब हो जाती है, सुधार होता है। ठीक है, अधिगम से नई क्रियाओं का तो अर्जन, नई क्रियाएं तो अर्जित होती है, और पुरानी क्रियाओं में सुधार होता है, उनका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर देखो अगर आपको पहले और दूसरे उनमें कंफ्यूज भी हो, देखो पहले में तो वैसे कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दूसरे में कंफ्यूज हो सकता है कि यार ये भी गलत हो सकता है, लेकिन चौथा आपका जो कथन है वो बिल्कुल बता देगा कि कोई गलत नहीं है, मैं खुद गलत हूं। देखो चौथा कथन क्या बोल रहा है कि थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्या हो गया, गलत, क्योंकि परिपक्वता के और थकान के कारण जो आप सीखते हैं वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। परिपक्वता और थकान के कारण व्यवहार परिवर्तन कभी भी अधिगम नहीं कहलाता। तो अगर आप देखो तीसरा चौथा, पहला और तीसरा तो एकदम सही था, ये तो जो एकदम सही थे, लेकिन आप कंफ्यूज कहां हो सकते थे, दूसरे में। एज ए स्टूडेंट सोचूं मैं भी बता दूं कि दूसरे में मैं कंफ्यूज हो सकता था कि ये गलत है, लेकिन चौथा ऑप्शन इस हिसाब का है कि वो खुद बोल रहा है कि यार मैं गलत हूं, कोई गलत नहीं है। तो उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। देखो 67 नंबर क्वेश्चन भी जो है बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है, और इसको भी आप जो है डायरेक्ट याद रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो व्यक्तित्व आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण है, परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। अब देखो आपको पता है कि जो व्यक्तित्व आंकलन है उसकी 3 प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी, एक तो आपकी जो है कौन सी है, व्यक्तित्व आविष्कारिता। कौन सी है, एक मिनट, व्यक्तित्व आविष्कारिता, व्यक्तित्व आविष्कारिता, थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूं। दूसरे आपके होते हैं प्रोजेक्टिव मेथड, जिनको कहते हैं आप प्रेक्षेपी, हिंदी में लिख देता हूं
प्रक्षेपी विधियां। कौन सी विधियां? प्रक्षेपी। और एक होती है प्रेक्षण विधियां। और जो ये प्रेक्षण विधियां होती है ना, इसी को ही परिस्थिति परीक्षण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परिस्थिति परीक्षण कहते हैं। ध्यान रखना, कुल मिला के जो परिस्थिति परीक्षण होता है वो और कुछ नहीं, प्रेक्षण विधियां होती है। व्यक्तित्व आविष्कारिता में आपके क्या क्या आते हैं? तो व्यक्तित्व आविष्कारिता में आपके एक तो आता है MMPI, जिसको कहते हैं क्या? मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। या फिर जो है इसको क्या कहते हैं? जो है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट या इन्वेंटरी भी कह सकते हो आप। तो ये जो है MMPI है, ये व्यक्तित्व आविष्कारिता में आता है, ध्यान रखना इसका। इसके अलावा 16 PF प्रश्नावली है, वो भी इसमें आती है। 16 PF प्रश्नावली वो भी इसमें आती है। इसके अलावा बेल समायोजन विधि है, वो भी इसमें भी आती है। बेल समायोजन विधि वो किस में आती है? व्यक्तित्व आविष्कारिता में। बात हम प्रक्षेपी की करें, जिसको प्रोजेक्टिव कहते हैं, इसमें जो है एक तो वो TAT जो विषय अंतर्बोध टेस्ट है, एक CAT, ठीक है, रोरसा शाही दाबा परीक्षण, ये सारे आते हैं प्रेक्षेपी में। फिर आता है प्रेक्षण, जिसको हम जो यहाँ पर नाम दिया ना परिस्थिति परीक्षण, उसको जो है प्रेक्षण परीक्षण भी कहते हैं। मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वेशन मेथड्स, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रेक्षण जो मेथड होते हैं वही जो है आपके परिस्थिति परीक्षण होते हैं। और इसमें जो क्या कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका आता है साक्षात्कार आता है, ठीक है, आपके समाज मिति आती है, इसके अलावा जो है आपके रेटिंग स्केल आती है, जीवन इतिहास विधि आती है। तो यहाँ बात ये हो रही है कि कौन सी जो है परिस्थिति परीक्षण नहीं है, कुल मिला के कौन सा जो है प्रेक्षण जो है मेथड नहीं है। तो प्रेक्षण मेथड कौन सा नहीं है? MMPI नहीं है, क्योंकि MMPI क्या है? व्यक्तित्व आविष्कारिता का प्रकार है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड था, वैसे हार्ड था, लेकिन वैसे कैसे जीता कि MMPI देने के कारण पता चल गया कि ये व्यक्तित्व आविष्कारिता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि परिस्थिति परीक्षण ये प्रेक्षण विधि को ही कहते हैं। ये बात जो है आपके समझ में आनी जरूरी थी। अगला क्वेश्चन, और ये देखो, ये जो नाम है ना दूसरा, ये मैंने खुद ने पहली बार सुना है, तो ये नाम देखते ही वैसे भी कंफ्यूज हो जाते कि कहे क्या रहा है। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 68। ये पेपर थोड़ा हार्ड है, मैं वापस बता चुका कि एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का ये उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है कि एक वृद्ध व्यक्ति है ना, वो हमेशा क्या करता है कि अपने पूरे जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता है कि मैं बचपन में या मैं जवान था तब ऐसा था, ये करता था, वो करता था, मतलब अपने जीवन में पीछे चला जाता है। और एक इसका उदाहरण है कि एक जो है एक जो बड़ा बालक होता है वो मुंह में अंगूठा लेकर रखता है, तो वो भी क्या मतलब बचपन में पीछे जा रहा है, तो वो होता है आपका प्रतिगमन। ध्यान रखना, वो क्या होता है? आपका प्रतिगमन होता है, यानी कि वक्त में पीछे जाकर सोचना। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति जो अपने पूर्व के जीवन के बारे में सोच रहा है, मतलब वो प्रतिगमन कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो इनको तो आपको ध्यान रखना ही है। अब बात आती है आपका प्रतिदमन, ठीक है, इनको भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रतिदमन को हम क्या कह सकते हैं? दमन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दमन। और दमन होता है कि आप कोई भी जो है ना, मतलब आपके जो दुख देने वाली बातें हैं, कोई भी जो है आपके लिए अच्छी बातें नहीं है, बुरी बातें हैं, उन बुरी बातों को क्या करो? अचेतन मन में धकेल दो। किसमें? अचेतन मन में धकेल दो, अचेतन मन में। लेकिन ये क्या है? बिना जानकारी के। किसके? बिना जानकारी के। वापस देखो, इसको मैं अच्छे से रिपीट कर देता हूं। प्रतिदमन को आप सिर्फ दमन भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बुरी आदतें है ना, वो क्या है? आपकी बिना जानकारी के क्या चली जाती है? अचेतन मन में चली जाती है। आपकी बुरी आदतें बिना आपकी जानकारी के अचेतन मन में चली जाती है, तो उसको कहते हैं दमन, यानी कि समय के साथ आप भूल जाते हो उनको, ठीक है। एक होता है इसके नाम के जैसा समन। क्या होता है? समन। इसमें सेम वही है। समन में भी क्या है? बुरी आदत होती है ना, एक मिनट, समन में भी क्या है? जो आपकी बुरी आदत है, कौन सी बुरी आदत, वो क्या चली जाती है? अचेतन मन में, अचेतन मन में। लेकिन वो आप जानबूझकर भेजते हो उनको। ये दोनों याद रख लेना आप, वापस समझ लो। दमन में आपकी बुरी आदतें अचेतन मन में चली जाती है, बुरी जो यादें हैं वो अचेतन मन में चली जाती है बिना आपकी जानकारी के, यानी कि समय के साथ आप भूल जाते हो। लेकिन समन में क्या होता है? आपकी बुरी जो आदतें हैं या बुरी यादें हैं वो अचेतन मन में आप जानबूझकर धकेल देते हो, जानबूझकर भुला देते हो उन चीजों को। तो ये होता है समन, ठीक है। आपका बात करें युक्तिकरण की, तो युक्तिकरण के बारे में वैसे तो अपन जो है कई बार पढ़ भी चुके। युक्तिकरण क्या होता है? युक्तिकरण है ना, ये होता है आपका औचित्य स्थापन। इसको अलग नाम भी जाने तो औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन का मतलब हो गया कि कोई चीज आप जो है किसी चीज में सफल नहीं हो रहे, तो आप उसी में दोष निकाल दो कि मेरा जो है पीटीटी का पेपर सही नहीं हुआ, तो मतलब बीएड जो अध्यापक की नौकरी अच्छी नहीं होती है। ये बात मतलब कुल मिलाकर अंगूर खट्टे हैं,
क्या है, अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं ना, ऊंचे ज्यादा होते हैं, वो कहानी सुनी होगी आपने। तो वो क्या कहती है, अंगूर खट्टे हैं। मतलब अगर आप पीटीटी का एग्जाम पास नहीं कर पाए तो आप क्या बोलोगे कि यार बीएड करने से क्या होता है, अध्यापक की नौकरी तो कोई अच्छी नौकरी भी नहीं होती। तो वो बात होती है मतलब औचित्य स्थापना करना। उदात्तीकरण क्या होता है, उदात्तीकरण का दूसरा नाम है शोधन। ठीक है, क्या होता है, शोधन। इसमें आप क्या करते हो कि कोई भी आपकी जो है बुरी चीज है ना, उसको आप अच्छा बना देते हो। कैसे कि एक जो आप बहुत ज्यादा लड़ाकू हो, क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा लड़ाइयां करता है, हर किसी से झगड़ा करता है, मारपीट कर लेता है, लेकिन बड़ा होकर वो पहलवान बन जाता है या बॉक्सर बन जाता है। मतलब उसकी बुरी आदत को उसने अच्छे में बदल दिया, उसको कहते हैं उदात्तीकरण। उदात्तीकरण का दूसरा नाम शोधन भी होता है, ध्यान रखना। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69वां क्वेश्चन देखो। एक तरफ समूह ए दिया है, दूसरी तरफ समूह बी दिया है, और इधर परीक्षण व उनके निर्माताओं को जो है जोड़ना है। ये क्वेश्चन भी कोई जो है इजी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी कोई इजी क्वेश्चन नहीं है। आपके सामने अगर पहली बार आ रहा है तो नोट जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं बता चुका जो रद्द हो जाता है ना पेपर, फिर ये मान लो कि रद्द हो गया, वापस बनेगा तो बहुत खतरनाक बनेगा। सबसे पहले कि पास अलोंग परीक्षण। पास अलोंग परीक्षण है वो किसने दिया, तो ये दिया था अलेक्जेंडर ने। याद रख लेना, पहले का पास अलोंग परीक्षण अलेक्जेंडर का बनाया हुआ है। फिर संस्कृति मुक्त परीक्षण। संस्कृति मुक्त परीक्षण आपका किसका बनाया हुआ है, तो केटल का। ठीक है, केटल ने 16 पीए प्रश्नावली भी दी है, और केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बनाया हुआ है। फिर सम्मिलन सिद्धांत। सम्मिलन सिद्धांत जो है ना आपका वो है जेजोंग का, नाम ही पहली बार सुना होगा बहुतों ने। ठीक है, फिर आईक्यू। आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि, ये बहुत इजी था। बुद्धि लब्धि तो क्यों कौन देता है, टर्मन देता है। ठीक है, अगर इनमें से अगर कोई भी दो याद है ना, फिर भी हो सकता है आपके चांस बन जाए कि आप सही कर दो। तो ध्यान रखना, आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि, और बुद्धि लब्धि आपकी जो है टर्मन ने दी थी। इसमें तो कोई जो है आपको संशय नहीं होना चाहिए। और ये संस्कृति मुक्त परीक्षण, ये ध्यान रखना केटल का, और पास अलोंग परीक्षण है वो अलेक्जेंडर का, और सम्मिलन सिद्धांत आपका जेजोंग का। तो उत्तर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जुंग या हम कह सकते हैं युंग, कार्ल युंग या कार्ल जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्न में से किस श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। तो आपको पता है जो कार्ल जुंग है उन्होंने दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए, एक तो बहिर्मुखी, कौन सा, बहिर्मुखी, और एक है आपका अंतर्मुखी, एक अंतर्मुखी। ये दो प्रकार के क्या बताए उन्होंने, व्यक्तित्व बताए। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व कौन सा होता है, बहिर्मुखी मतलब जो है लोगों से सामाजिक रूप से बातें करता है, बहुत ज्यादा अपने विचार सबके सामने प्रकट करते हैं, वो होते हैं। ठीक है, एकदम खुश मिजाज टाइप के। अंतर्मुखी कौन से होते हैं, जो अपनी बातों को अपने मन में ही दबा लेते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है। तो आप बताओ कौन सा उत्तर आपके सामने है। कोई समाज सेवी होगा, कोई राजनीतिज्ञ होगा, कोई नेता होगा, वो भाषण देता है, खुद सामाजिक होता है वो। कोई आपका व्यापार प्रबंधक होगा, मतलब जो आपको तरह तरह की स्कीम बताने आते हैं ना, ठीक है, कि ये ले लो, इसके साथ ये फ्री है, तो वो क्या वो अंतर्मुखी थोड़ी होते हैं, वो तो बहिर्मुखी होते हैं, खूब खूब अपने जो है विचार प्रकट करते हैं। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ये इजी क्वेश्चन था अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71वां क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा जो है इसमें हिंदी में मिसमैच है, लेकिन अपन इंग्लिश वाले में जाकर कर लेंगे इसको। सबसे पहले एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने, बात यहाँ अपने स्वयं को समझने की हो रही है, और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। कि एक व्यक्ति अपने स्वयं को तो समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है, मतलब अपने खुद के जीवन को निर्देशित करने की और खुद को समझने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड रखता है। तो देखो, एक आपको ध्यान रखना है, देखो सारे क्रियात्मक है नहीं और अस्तित्व परक है नहीं, बात यहाँ पर सिर्फ पहले दो में है। तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पहले दूसरे में हिंदी टाइपिंग में, तो हम इंग्लिश की तरफ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये दो शब्द है, हमेशा जो अंतर व्यक्ति को अंतर व्यक्ति का जाए ना, तो आपको इंग्लिश वाले में चला जाना है। एक तो आपके इंटर और एक है इंट्रा। ठीक है, एक अपन ज्यादा याद नहीं रखना, आजकल जो बहुत चलता है इंटरकास्ट मैरिज, नाम सुना होगा आपने, क्योंकि यही उदाहरण आपके ज्यादा समझ में आता है। इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करना। ठीक है, तो इंटरकास्ट का मतलब हो गया जो दो अलग अलग हो गए, क्या हो गया, दो अलग अलग, कोई भी चीज है वो दो अलग अलग है। इंटर मतलब अलग अलग, इंटरकास्ट मतलब दो अलग अलग जातों में होता है ना, अलग अलग जातियों में। वैसे ही इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग व्यक्तियों में, किसमें, दो अलग अलग व्यक्तियों में। इंटरपर्सनल मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों में। ठीक है, और इंट्रा नाम आ जाए तो मतलब एक ही व्यक्ति, कहां बात किसकी आ रही है, एक ही व्यक्ति की आ रही है, और उसके अंदर अलग अलग विशेषताओं की बात आ रही है, उसके अंदर अलग अलग विशेषताएं।
एक ही व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं। तो वापस सुनो, इंटर आ जाए तो मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनकी फिर समान या अलग अलग विशेषता हो सकती है, लेकिन इंट्रा में एक ही व्यक्ति है और उसकी अलग अलग विशेषताएं। तो ऑप्शन जो तो इससे हिसाब से क्या होगा, यहाँ बात क्या हो रही है, स्वयं की हो रही है। स्वयं की मतलब खुद की, खुद की मतलब एक ही व्यक्ति है तो एक व्यक्ति है, तो उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी वर्जन में इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। ठीक है, यहाँ अंतर व्यक्तिक दे दिया और जबकि यहाँ अंतरा व्यक्तिक दे दिया, ये दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती है इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का प्रक्षेप विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? ये क्वेश्चन भी आज तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, चाहे कितने भी एग्जाम अपन ने देख लिए। देखो, आप क्वेश्चन पढ़कर उत्तर नहीं दे पाओगे, तो मैं आपको थोड़ा सा वापस बता देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का प्रक्षेप विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो इसका उत्तर आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका उत्तर होगा आपका मानवतावादी। ठीक है, और मानवतावादी वैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा नाम आता है वो रोजर्स का आता है। किसका आता है? कार्ल रोजर्स का। तो ध्यान रखना, अगर बात यहाँ भाग्य चयन की स्वतंत्रता की आए तो ध्यान रखना मानवतावाद पर आप जो है आंख बंद करके जो है निशान कर देना, क्योंकि ये सामाजिक तो है नहीं, व्यवहारिक है नहीं। बात यहाँ संज्ञानात्मक और मानवतावाद में आती है, तो भाग्य चयन की स्वतंत्रता वगैरह ना, ये आपको रोजर्स जो है सॉरी मानवतावाद में मिलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी, ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इतना हार्ड नहीं है। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन और परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है, ये उदाहरण है। क्या उच्च सृजनात्मकता का है? तो बिल्कुल नहीं। सृजनात्मकता का तो देखो ग्रेडों से कोई लेना देना ही है। अच्छी आदत का है, हो सकता है, लेकिन अपने को उचित विकल्प चुनना, तो ये भी नहीं होगा। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, ये बात है। तो ये उच्च बुद्धि लब्धि है, तो कोई जरूरी नहीं उच्च बुद्धि लब्धि का तो मतलब वो अच्छे ग्रेड प्राप्त कर चुका, परिश्रम की तो आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का। किसका उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का। कॉमन क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आपको इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, मतलब उसको बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, वो क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। वो अच्छे मार्क प्राप्त करना चाहता है, अच्छा ग्रेड प्राप्त करना चाहता है, मतलब हो गया बाह्य अभिप्रेरणा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। और लास्ट में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, ये पेपर हार्ड है, अगर आप 15 या 13-15 क्वेश्चन भी सही कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण कौन सा नहीं है? ये भी हार्ड क्वेश्चन है और अपन ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते पढ़ते टाइम। अब देखो आपको पता चलेगा कि क्या है ये क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है, ये पूछा है। तो देखो, जो बीके पासी है ना, उन्होंने 6 उप परीक्षण दिए। कितने? 6 उप परीक्षण दिए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ये पहली बार सुनेंगे। 6 उप परीक्षण दिए, जिसमें से 3 तो थे शाब्दिक। और शाब्दिक क्या होते हैं, अपन ये चर्चा बहुत बार कर चुके क्लासों में। शाब्दिक मतलब जो आपके पढ़े लिखे लोगों के लिए बनते हैं। और 3 थे लास्ट के अशाब्दिक। 3 क्या थे? अशाब्दिक। तो 6 जो है आपके पूरे उप परीक्षण थे। 6 के नाम लिख देता हूं। पहले मैं 3 शाब्दिक है उनके लिख देता हूं। पहला जो शाब्दिक है वो है परिणाम परीक्षण। कौन सा परीक्षण? परिणाम परीक्षण। ठीक है। दूसरा जो आपका शाब्दिक है वो है आपका समस्या अवलोकन परीक्षण। कौन सा? समस्या अवलोकन परीक्षण। ठीक है। तीसरा जो आपके शाब्दिक है वो है असामान्य प्रयोग। क्या? असामान्य प्रयोग परीक्षण। थोड़ा शॉर्ट में प्रयोग तक लिख देता हूं, सबके लास्ट में परीक्षण आप खुद लगा लेना। ये 3 तो आपके शाब्दिक थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक, टोटल 6। तो शाब्दिक कौन कौन से, इनको ध्यान रखना है। फिर अशाब्दिक की बात करते हैं, ऊपर लिख देते हैं शाब्दिक। अशाब्दिक में पहला था आपका वर्ण पहेली। क्या? वर्ण पहेली। दूसरा अशाब्दिक है आपका जो है जिज्ञासा। सिर्फ जिज्ञासा परीक्षण नाम है इसका, और कुछ नहीं इसमें, जिज्ञासा परीक्षण। ठीक है। और तीसरा अशाब्दिक था वो था आपका घन परीक्षण। क्या? घन परीक्षण। अब उत्तर तो आपके सामने है, लेकिन आपको जो है सिर्फ उत्तर से जो है संतुष्ट नहीं होना है। वापस देख लें कि बीके पासी ने जो है कितने 6 उप परीक्षण दिए सृजनात्मकता के लिए, ये भी ध्यान रखना, जिसमें 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक थे। शाब्दिक में जो है परिणाम परीक्षण, समस्या अवलोकन परीक्षण, असामान्य प्रयोग परीक्षण। और अशाब्दिक में वर्ण पहेली परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण और घन परीक्षण। घन नहीं है, घन। ठीक है। अब देखो उत्तर कौन सा है? समस्या अवलोकन परीक्षण है, बिल्कुल ये रहा समस्या अवलोकन परीक्षण, तो ये तो सही है।
सामान्य उपयोग ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा। परिणाम परीक्षण है, परिणाम परीक्षण ये रहा। जिज्ञासा परीक्षण है, ये रहा। सामान्य नहीं है, असामान्य जरूर है, ये रहा असामान्य, लेकिन सामान्य नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पहली बार जो है देखा होगा। अगर पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, अब तो दबा दें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 75वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहन करने का सर्वोत्तम तरीका, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान क्या सुझाते हैं? ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड, लेकिन आप मान सकते हो कंफ्यूजिंग, हार्ड नहीं कह सकते, कंफ्यूजिंग है। प्रतिभाशाली बालक को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान क्या सुझाते हैं? और हमेशा जो ऐसे क्वेश्चन में उचित विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहला देखो इसका क्या बता रहा है ये, कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, तो ये हो सकता है, लेकिन एक बार रखते हैं। स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, मतलब अधिगम से प्रेम करो आप, मतलब अधिगम सीखने को लिए जो है जिज्ञासा उत्पन्न करो, हो सकता है। फिर उन्हें माता पिता की उच्च आकांक्षाओं की याद दिलाना, तो माता पिता की आकांक्षा का यहाँ कोई रोल नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। फिर पुरस्कार के लिए प्रतियोगी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, तो एक बात ध्यान रखना, प्रतियोगी जो प्रवृत्ति है ना, प्रतियोगी प्रवृत्ति, वो यहाँ पर जो है मनोविज्ञान में जायज नहीं मानी गई है, तो प्रतियोगिता प्रवृत्ति जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? हटा दो। फिर जहां तक संभव हो उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना, तो ये भी क्या है? हटा दो। सहपाठी शिक्षक नियुक्त कभी नहीं करना चाहिए, अच्छा गाइड उनको देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें जो है उत्तर सही होगा, क्योंकि सबसे उचित विकल्प यही लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक है। वापस बहुत डेंजर बात आ गई है कि एक व्यक्ति एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है, तो अभिवृत्ति का यह घटक कौन सा है, ये पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन वापस जो है एक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने जो है हो सकता है बहुत कम देखा हो, एक जो है आपकी जो नोट्स हैं, आपका जो किताब पढ़ रहे हो उसमें भी शायद ये मिले या नहीं मिले। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक व्यक्ति एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है, तो अभिवृत्ति का ये घटक है। सबसे पहले तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अभिवृत्ति जो होती है ना अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती। ठीक है, अभिवृत्ति अर्जित होती है। क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें उत्तर होगा या तो संज्ञानात्मक या आपका मूल्य। ठीक है, या तो होगा संज्ञानात्मक या होगा मूल्य। अब आपको कैसे ध्यान रखना है कि कब संज्ञानात्मक होगा, कब मूल्य होगा, इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन वापस रिपीट होता है, तो ये दो चीजें आपके काम आ जाएगी। तो इसका तो देखो उत्तर है आपका संज्ञानात्मक। जब भी जो ये लाइन लिखी हो ना, इसमें अगर विश्वास शब्द आ जाए ना, कौन सा शब्द आ जाए? विश्वास, तब जो है ना आपका उत्तर क्या होगा? संज्ञानात्मक। और जब कहीं भी यहां पर ये लिखे आ जाए ना चाहिए, अरे एक मिनट, कहीं भी अगर ये लिखा जाए चाहिए, ठीक है, कहीं भी जो है आपका जो आपके सामने कथन दिया होगा उसमें अगर विश्वास नाम आ जाए तो हमेशा उत्तर करना आपको संज्ञानात्मक। और अगर इसमें विश्वास की जगह अगर कहीं चाहिए नाम आ जाए तो हमेशा उत्तर करना आपको मूल्य। तो यहाँ पर विश्वास नाम आ रहा है तो उत्तर क्या होगा? संज्ञानात्मक। अगर विश्वास नाम नहीं होता और चाहिए होता तो उत्तर क्या होता? आपका मूल्य होता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक ट्रिक मान सकते हो आप, तो उत्तर होगा इसका संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत डेंजर है। अब देखो सारे डेंजर क्वेश्चन आए, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि अगर वापस रिपीट होते हैं तो यही रिपीट होंगे, इसके अलावा आसपास के कुछ भी रिपीट नहीं होगा इनमें। ठीक है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म जो संपर्क है उसका कौन सा दृष्टिकोण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वतंत्र दृष्टिकोण। ठीक है, अपने स्वयं के अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका, स्वयं के जो आंतरिक विचार है, जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं, उसके उनको खुलकर बोल रहे हो आप, अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त कर रहे हो, तो आप क्या स्वतंत्र दृष्टिकोण के जो है आत्म संपर्क के जो है स्वतंत्र दृष्टिकोण को अपना रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। और 78वां क्वेश्चन जो है आपका डिलीट हो चुका था। ठीक है, 78वां क्वेश्चन डिलीट हो चुका था, गलत छपा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79, जो आपके जो जीके से संबंधित है। तो आज के ये 20 क्वेश्चन अपन ने जीके के देखे ग्रुप ए के। किसके? ग्रुप ए के, सॉरी साइकोलॉजी के ग्रुप ए का पेपर हुआ था 2022 सामान्य शिक्षा में, उसका ये पेपर है। और
अभी तक अपन ने 3 पेपर कर लिया, सबसे हार्ड पेपर ये था। ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन इसमें जो है लेवल के थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। उन 5 क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रख लेना आप, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।